नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? आज हम बात करेंगे बीएसटीसी 2024 जिसका एग्ज़ाम 30 जून को है और उसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और 30 दिन तक हमें क्या करना है, किस हिसाब से हम प्रिपरेशन करें कि हमारा चयन आसानी से हो जाए। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ समय से हम निरंतर बीएसटीसी की कक्षाएँ लगा जा रहे हैं और सोचा तो ऐसा था कि एग्ज़ाम नज़दीक नहीं होगा, है ना? जल्दी एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम की डेट जो है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी इस बार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है। तो उन्होंने 30 जून डेट दी है। ख़ैर जो भी हुआ हमारे लिए अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। अब हमें इस दौरान 30-35 दिन में किस प्रकार की रणनीति बनानी है कि जिससे हमारा चयन बीएसटीसी 2024 में हो जाए और हम हमारे सपने को आगामी 2 सालों में ही शिक्षक के रूप में बदल कर पूरा करें। इसलिए हमें क्या करना है, उसकी कुछ बातें अहम बातें जो हैं मैं आपसे करने आया हूँ। इसमें विशेषकर 3-4 बातों पर मैं चर्चा करूँगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। पढ़ता हर कोई है, लेकिन उसको सही दिशा और दशा देने वाला एक अच्छा अगर शिक्षक मिल जाए, तो निश्चित रूप से वो जो है चयन को और आगे बढ़ा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, पिछली बार मेरे पास जब अंतिम महीना था उस समय 15-20 स्टूडेंट आए थे और उनको जो मैंने बातें बताई थी, उन बातों को उन्होंने बिल्कुल एग्ज़ैक्ट फ़ॉलो किया और निश्चित रूप से उनका चयन हुआ था। तो आप भी इस बातों को विशेष बढ़िया तरीके से अपने खुद में अगर इम्प्लाय जो है उसको करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलने वाली है। अब देखो, अप्लाई तो आपको करनी है, अगर बढ़िया तरीके से करोगे तो आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं 2-4 बातें बता दूँ, वैसे आप सभी ने फॉर्म भर दिए होंगे, अगर फिर भी नहीं भरा है तो जल्दी से आप जो है 2-3 दिनों में जो शेष बचे हैं, आज या कल ही जाके फॉर्म भर दें। फॉर्म भरते भरते वक़्त बहुत बढ़िया तरीके से सावधानी रखें, किसी भी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि ना करें। अगर वो हो गई है तो फिर आपकी ही ज़िम्मेदारी है, बाकी कोई उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हो सकता है। अब हम क्रमशः एक-एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आप बढ़िया तरीके से सुनेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर भेजें। इतना आप मेरा कहना ज़रूर करेंगे। अब देखो, बीएसटीसी में जो पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम का विश्लेषण है, वो हम करेंगे और उसके बाद एक-एक चैप्टर से संबंधित हम बात करेंगे। एक-एक विषय के एक-एक बिंदु से संबंधित बात करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। उन सभी पे मैं आज बात करूँगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा जो फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम इस चीज़ों को अप्लाई करवा चुके हैं। हमारे पास 500 साढ़े 500 ऑफ़लाइन स्टूडेंट्स आते हैं। उनको हम हमेशा कहते हैं कि आप ऐसा करिए और वो करते हैं और उनके टेस्टेज़ में बहुत अच्छे नंबर भी आते हैं। अब देखिए, 600 अंक की हमारी पूरी परीक्षा है, जिसमें 200 जो है वो प्रश्न आने वाले हैं और उन प्रश्नों को हम कैसे डिवाइड करेंगे उसको भी सुनिए। 50 प्रश्न आपके मेंटल एबिलिटी के रीज़निंग के आने वाले हैं और 50 प्रश्न आपके जीके के, ये 150 अंक के, ये भी 150 अंक के। और 50 प्रश्न आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के, यानी कि शिक्षण अभिरुचि के आपके 50 प्रश्न आने वाले हैं और 50 प्रश्न जिसमें 30 आपके लैंग्वेज के हिंदी के और 20 अंग्रेजी के। आप अगर हिंदी की जगह संस्कृत लेना चाहते हैं तो भी आपके 30 प्रश्न आएँगे। ऐसे करके 150 नंबर लैंग्वेज की, आप सभी को पता है, आप सब इसके बारे में भली-भाँति जानते हैं। अब मैं ये बात करूँगा कि इन पोर्शंस को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, कैसे पढ़ा जाए कि अंतिम समय में एक स्पष्ट गहन रणनीति के तहत हम पढ़ें कि हमारा चयन हो जाए। और चयन के लिए मैं मिनिमम अंक आपको बता देता हूँ कि कम से कम इतने अंक तो आपको लाने ही पड़ेंगे जब आपका चयन होगा। और वो मेरा मापदंड ये कहता है कि आपको 400 से प्लस नंबर लाने पड़ेंगे। आप 400 से प्लस नंबर लाते हैं तो आप चयन की रेस में बहुत सारे स्टूडेंट से आगे चले जाएंगे। इस बात को भी आप नोट कर लेवे। अब देखो, इन सभी पोर्शंस को कैसे पढ़ना है, किस-किस हिसाब से पढ़ना है, कितने-कितने प्रश्न जो पिछले टॉपिकों में से पूछे गए हैं, उन सब की मैं एक-एक बिंदु से चर्चा कर रहा हूँ। अब देखिए, राजस्थान जीके की हम सबसे पहले बात करते हैं। राजस्थान जीके की सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान जीके में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और उस 50 प्रश्न में 150 अंक बनते हैं, 150 अंक बनते हैं। अब हम क्या करें कि हम राजस्थान जीके में 35 से प्लस प्रश्न सही कर देवें। कितने प्रश्न? 35 है ना, 35 प्रश्न हम सही कर देवे। अब 35 प्रश्न आपको सही करने हैं राजस्थान जीके में, तो उसके लिए आपको एक बहुत अलग रणनीति बनानी पड़ेगी।
अगर आप रणनीति नहीं बनाओगे तो आप 35 प्रश्न सही नहीं कर पाओगे। और अब महीना हमारे पास एक रहा है। अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर हम तो बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं। सब नए होते हैं, सब फ्रेशर होते हैं। किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं है। आप जैसे ही वो 12th पास करके आए हैं, आप जितना ही पढ़ेंगे, आप जितना ही उनको समय मिला है। अब देखो, अब पिछले पेपरों का मैंने विश्लेषण किया है, 2020, 21, 22 और 23 4 पेपरों का विश्लेषण किया है। उसमें मैंने ये देखा कि राजस्थान के जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो पूछे जा रहे हैं कला एवं संस्कृति से। पिछले पेपर को अपन उठा के देखते हैं, तो उसमें 21 प्रश्न कला और संस्कृति के पूछे गए थे। कितने प्रश्न? 21 जो प्रश्न थे, वो कला और संस्कृति से पूछे गए थे। और हम क्या करते हैं, हम हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को लेके बैठते हैं, जिसमें राजवंश पढ़ना शुरू कर देते हैं और वहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत नगण्य है। आता है तो भी एक आध आता है। इसलिए हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। मैं जिन-जिन चैप्टर्स का नाम लूँगा, जो-जो चैप्टर्स यहाँ पर स्क्रीन पे आपको लिखे हुए मिलेंगे, वो चैप्टर आप बढ़िया तरीके से याद कर लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके 35 प्लस प्रश्न जीके में हो जाएँगे। जब आपके 35 प्लस सवाल जीके में सही होते हैं, तो आपके नंबर कितने बनते हैं? लगभग 110 के आस-पास आपके नंबर बन जाते हैं ना। 110 अपन 100 प्लस ही माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन अगर इसको 100 प्लस भी माने तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 प्लस ही माने तो, है ना? जैसे कि हमारे को जीके में 100 आ जाए, 100-100 करके सभी में आए तो हमारे 400 का टारगेट पूरा हो जाएगा ना। वो टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। अब राजस्थान की कला एवं संस्कृति में भी क्या स्पेसिफिक पढ़ना है, मेले पढ़ने हैं, त्योहार पढ़ने हैं, आभूषण पढ़ने हैं बढ़िया तरीके से आपको, और देवी देवता, लोक देवी देवता आपको ठीक तरीके से पढ़ने हैं। साहित्य राजस्थान का अच्छा पढ़ना है, नृत्य ठीक तरीके से पढ़ने हैं, दुर्ग महल पर्यटन स्थल, यानी कि पर्यटन स्थल के इर्द गिर्द बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसलिए आपको पर्यटन स्थल कहाँ है, किस स्थिति में है, वो वहाँ की कौन सी फेमस चीज़ प्रसिद्ध है, उसके बारे में अच्छा सा खासा सा नॉलेज ले लेना है। ये जो मैंने चैप्टर स्क्रीन पे लिखे हैं, इन चैप्टर्स को कला संस्कृति में आप बढ़िया तरीके से देख लेवे, अच्छे तरीके से देख लेवे। यहाँ से आपको कम से कम 15% आसानी से मिल जाएँगे, और अपने अगर अच्छे पढ़े हुए बाकी वाले पोर्शंस को एक सामान्य अध्ययन करके छोड़ देवे। बाकी आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं, फिर ये कला संस्कृति वाला पोर्शन हो गया, और फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें राजस्थान का खेल, राजस्थान की राजनीति जिसको हम प्रशासन बोलते हैं, इवन कुछ भी ऐसे कुछ छुटकर प्रश्न आ जाते हैं जिसमें राजस्थान का खेल और राजस्थान का सामान्य प्रशासन, जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इसके बारे में बहुत सामान्य जानकारी, मेजर जानकारी, ऊपर ऊपरी जो होते हैं ना, ऊपरी ऊपरी जानकारी ही लेनी है। डेप्थ में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। केवल 2-4 पेज का मैटर इस सामान्य ज्ञान के लिए आप अलग से लिख लेवे, बाकी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बड़े-बड़े पोथे ग्रंथ पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों के लिए अगर आपको पुस्तक पढ़नी है, तो वैसे तो पुस्तकें कला संस्कृति की मार्केट में और सामान्य ज्ञान की बहुत सारी आई हुई है, लेकिन अपन किसी भी गाइड को लेंगे तो उसमें इन चैप्टर्स को ठीक तरीके से पढ़ेंगे। कोई भी गाइड, आपके पास अगर लक्ष्य की गाइड हो तो भी चलेगी, आपके पास अगर नाथ की गाइड हो तो भी चलेगी, आपके पास अगर जीजीडी की वन लाइनर हो तो भी चलेगी, जिला दर्शन हो तो भी चलेगी, सिखवाल की भी चलेगी, आपके पास आरबीडी की है तो भी चलेगी। इस प्रकार से आप तमाम किसी एक बुक्स को पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने जो चैप्टर्स बताए हैं इसको बढ़िया तरीके से अध्ययन कर ले, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब सामान्य ज्ञान की बात हो गई, अब पोर्शन रहता है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के एवरेज 15 प्लस प्रश्न पूछे जाते हैं। एवरेज जब 5 ही प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं तो 10 से 15 प्रश्न भूगोल से आते हैं, और अपने आप में भूगोल का जो चैप्टर है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 35 प्रश्न सही करने के लिए। अब राजस्थान की आकृति विस्तार और भौतिक स्वरूप, पहला जो चैप्टर है, लगभग 10-15 पेज में अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से रीड करके जाना है। वहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्न सीधे मिलेंगे। जब हम राजस्थान की आकृति विस्तार को समझ लेंगे तो ये हमारा चैप्टर हिस्ट्री में भी काम आएगा, मदद करेगा, प्रशासन में भी मदद करेगा, कला संस्कृति में सभी में मदद करेगा। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेवे। फिर नदियाँ पढ़नी है, झीलें पढ़नी है, जनसंख्या पढ़नी है, उद्योग भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ से मैंने पेपरों का विश्लेषण किया तो हर बार प्रश्न आते हैं, और हर बार अच्छे-अच्छे प्रश्न आते हैं। इसलिए ये चैप्टर्स आप ठीक तरीके से पढ़ लेवे, बढ़िया तरीके से पढ़ लेवे, इन चैप्टरों का अच्छे से अध्ययन कर लेवे। फिर सामान्य अध्ययन किन-किन चैप्टरों का करना है, जो शेष ज्योग्राफी के, जो भूगोल के जो चैप्टर्स बचते हैं उनका सामान्य अध्ययन कर लेवें। उसमें विशेषकर खनिज, कृषि आदि जो चैप्टर हैं इसको ठीक तरीके से पढ़ लेवें। कई कभार कृषि और खनिज से भी प्रश्न ठीक-ठाक पूछ लिए जाते हैं, और बाकी जो शेष ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स बचते हैं उनको आप एक सामान्य से अध्ययन कर लेवें। ये जो चैप्टर हैं, ये चैप्टर आप अच्छे तरीके से याद करेंगे ना, बढ़िया तरीके से याद करेंगे। फिर बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं तो इसमें आपको 1857 की क्रांति के बाद से इतिहास पढ़ना है। बाकी पहले राजवंश वगैरह
या फिर और तमाम प्रकार के हिस्टोरिकल जो फैक्ट है वो नहीं पढ़ने हैं। 1857 की क्रांति और राजस्थान की सभ्यताएं जरूर पढ़े, ये ध्यान रखना। राजस्थान की सभ्यताएं आपको ठीक तरीके से पढ़नी है, प्रजामंडल अच्छे से पढ़ने हैं आपको, किसान आंदोलन अच्छे से पढ़ने हैं, एकीकरण अच्छे से पढ़ना है। ये चैप्टर आपको बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं। राजस्थान के हिस्ट्री से संबंधित मैंने फैक्ट बताए। अब चारों पोर्शन हो गए, आर्ट कल्चर हो गई, राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो गया, राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान की हिस्ट्री हो गई। अब इतने चैप्टर्स को आप अगर बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तो निसंदेह आपका स्कोर जो है 35 प्लस प्लस तो आराम से हो जाएगा, है ना। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं शिक्षण अभिक्षमता की, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर है उनके नाम मैं लिख के लाया हूं कि ये चैप्टर तो आपको अच्छे तरीके से याद होने ही चाहिए। शिक्षण अभिक्षमता जो कि आपके 150 नंबर की आती है, जिसमें पिछली बार के टेस्ट की अगर मैं बात करूं, जो बीएसटीसी 2023 का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में 38 प्रश्न जो थे वो सामान्य शिक्षण अभिरुचि से पूछे गए थे और 12 जो प्रश्न थे वो आपके मनोविज्ञान से संबंधित पूछे गए थे। इसलिए आजकल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं शिक्षण अभिरुचि में। उसके लिए भी आपको क्या करना है वो भी मैं बातें बताऊंगा, लेकिन सृजनात्मकता को बहुत अच्छी बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अधिगम को बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से पढ़ना है, जिसमें शिक्षण अधिगम हमारे सिलेबस में है। संप्रेषण को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, नेतृत्व को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इन चैप्टर्स को ठीक से पढ़ेंगे तो लगभग इन चैप्टर्स में से आप मान के चलिए 35 प्लस प्रश्न आ जाते हैं बढ़िया तरीके से। इनडायरेक्टली आते हैं, ऐसा अपने को लगेगा कि प्रत्यक्ष नहीं दिखेंगे, लेकिन जुड़े हुए इन्हीं चैप्टरों से होते हैं। पिछली बार 12 प्रश्न मनोविज्ञान के पूछ लिए गए थे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो मुख्य मुख्य शिक्षण विधियां हैं वो आपको ठीक तरीके से पढ़ लेनी है। एक बार शिक्षण विधियों का आपको ठीक तरीके से अध्ययन कर लेना है। शिक्षण विधियां और प्लस अधिगम के बारे में, है ना। अधिगम जो मनोविज्ञान में चलता है उस अधिगम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप एक ऑब्जेक्टिव अच्छी बुक पढ़ सकते हैं। मैं दो बुकों का नाम ले रहा हूँ। एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव अच्छी उपकार की बुक आती है, वो आप ठीक तरीके से पढ़ लें, और एक आती है आर गुप्ता की ऑब्जेक्टिव बुक, उसको आप अगर ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं तो फिर आप बढ़िया तरीके से, अब इस शिक्षण अभिरुचि में ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। तो ये चैप्टर्स मैंने सारे आपको बता दिए हैं, इसको आप बढ़िया तरीके से अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अच्छा फायदा होने वाला है। शिक्षण अभिरुचि में हम 40 प्रश्न भी कर सकते हैं, 45 के आसपास। पिछली बार पेपर टफ आया था, आने की वजह थी कि 12 प्लस सवाल जो मनोविज्ञान के पूछे गए थे, जिसकी वजह से ये पेपर थोड़ा टफ बन गया था। शिक्षण विधियां पढ़नी है आपको बढ़िया तरीके से, जिसमें आपको पिछली बार फ्रोबेल वाला प्रश्न पूछ लिया गया था। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपको ठीक ठीक मेजर 15 एक शिक्षण विधियां पढ़ लेनी है, ताकि उनका पूछ लें तो आपके काम ठीक हो जाएं। बाकी शिक्षण अधिगम से संबंधित जो भी चैप्टर्स साइकोलॉजी में चलते हैं उसके वो मेजर पार्ट देखने हैं, पूरा डेप्थ में नहीं देखना है। जैसे ये देखना है अधिगम के नियम किसने दिए थे, बस इतना सही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। नाम ध्यान रखने हैं, थोड़ा सा मेजर अध्ययन कर ले, ऐसा करेंगे तो आपको ठीक रहेगा। और ये दो ऑब्जेक्टिव बुक आप ला के ज़रूर पढ़िए, इनमें से कोई एक ला सकते हैं, अच्छी बुकें आती हैं। ये शिक्षण अभिरुचि की बात हो गई। अब हम अगले बिंदु पे बात करते हैं भाषा की, जिसमें मैं हिंदी की बात करूंगा। हिंदी में 30 प्रश्न आते हैं, मैं हिंदी की बात करूंगा यहाँ पर, ठीक है। अंग्रेजी के बारे में इतनी जानकारी नहीं है तो फिर फालतू में बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हिंदी की मैं ज़रूर यहाँ पर आपको ठीक तरीके से बात बता दूंगा कि अगर इसमें हम ठीक तरीके से अध्ययन कर लेते हैं तो फिर इस 30 प्रश्नों में से हम 24 प्रश्न आराम से सही कर सकते हैं। कितने प्रश्न? 24 प्रश्न आराम से सही कर सकते हैं। पिछली बार 2023 वाले पेपर को आप उठा के देख लेना, उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों के 6 प्रश्न पूछे गए थे। कितने पूछे गए थे? 6 प्रश्न पूछे गए थे। 6 प्रश्न पूछने का मतलब ये होता है कि उस पोर्शन से हमारे 20 नंबर आते हैं ना, वैसे 18 होते हैं, मैं इसको 20 मान लेता हूँ। अगर एक चैप्टर से 20 नंबर अपने को मिलते हैं तो ऐसा चैप्टर अपने को छोड़ना चाहिए या पढ़ना चाहिए, ये आप स्वयं को विचार करना है। अब दूसरा चैप्टर मैंने लिखा विलोम और पर्यायवाची, यहाँ से भी पिछली बार 5 प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि 15 नंबर इस चैप्टर से आ गए। संधि और समास के 2+2 4 प्रश्न पूछे गए थे। कितने? 4 प्रश्न, 2+2 4 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। ये भी होगी बात। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के 6-7 प्रश्न पूछे गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिन चैप्टर्स के नाम मैं लिख के लाया हूँ, इस चैप्टर्स को तो आपको बढ़िया तरीके से देखना है, बढ़िया तरीके से अध्ययन करना है। उपसर्ग प्रत्यय और शब्द युग्म से हमेशा प्रश्न आते हैं। एक दो प्रश्न तो डेफिनेटली आता ही आता है, इसलिए इसका अध्ययन भी हमें बढ़िया तरीके से करना है, अच्छे तरीके से करना है। तो उपसर्ग प्रत्यय हो गए, शब्द शुद्धि, वाक्य विचार, संधि समास, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्तियाँ,
इतनी चीज़ें तो अपने को बढ़िया तरीके से आनी चाहिए। और बाकी आपको वर्ण विचार भी ठीक तरीके से देखने हैं, है ना? वर्ण विचार वाला चैप्टर भी अच्छे से देखना है। और बाकी जितने भी वैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया वगैरह ये जो शब्द विचार वाले चैप्टर है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका अध्ययन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कोई पढ़ाता है, किसी ने सजेशन दिया है तो भी गलत है, ऐसा पढ़कर अपना समय खराब नहीं करना है। अब बिल्कुल स्मार्ट पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, ये बात हो गई आपके भाषा की, हिंदी की। अब रीजनिंग की, अब देखो एक फैक्ट जो होता है आपका बीएसटीसी में चयन कराने का, उसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण योगदान रहता है तो वो इस विषय का रहता है। आप खुद अपना आकलन कर लीजिए, आप अगर 25-30 प्रश्न 25-30 प्रश्न ही रीजनिंग में कर पा रहे हैं तो फिर आपके बहुत ही गंभीर चिंताजनक स्थिति है कि आपकी चयन की जो रेस है वो बिल्कुल ही कमज़ोर है। आपको रीजनिंग में कम से कम 40 प्रश्न करने ही पड़ेंगे, क्योंकि डेफिनेटली मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 12th पास स्टूडेंट के पास जीके का इतना नॉलेज नहीं होता है। आपका जो प्रश्न का आपका जो अंकों का स्तर है वो आपके 30 के इर्द-गिर्द आपके प्रश्न सही होंगे, यहाँ पर ही अटक जाएगा। इसलिए अपने को 80-90 नंबर ही आएँगे जीके में, तो फिर ये दिक्कतें पैदा हो जाएगी। इसलिए आपको रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से पूरी पढ़नी है, बढ़िया तरीके से संपूर्ण पाठ्यक्रम, हर एक चैप्टर रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग को हमेशा पहले ही प्रायोरिटी देनी है। आगे मैं बताऊंगा कि पढ़ना भी कैसे है, वो भी बताऊंगा किस हिसाब से टाइम टेबल आपका सेट होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सारी बातें मैं आप धैर्य बनाए रखिए, बाकी कुछ नहीं। और अगर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिए, क्योंकि हम बहुत अच्छी बातें जो हैं आपको एक रियल जो हम जीवन में अप्लाई कर सकते हैं वो यथार्थ बातें जो हम आपसे करेंगे। अब देखो एसटीसी के लिए आपको रीजनिंग तो बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इसका कोई अब मैं कह दूं कि वो इम्पोर्टेंट है, नहीं, सारे इम्पोर्टेंट है, सभी में मिले जुले 3-3 2-2 3-3 प्रश्न आते हैं ना, 3-3 2-2 प्रश्न आते हैं। अब उसमें मेरे को ऐसा कोई चैप्टर नहीं लगा मेजर की उसमें से ज़्यादा चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आपको बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक तरीके से अच्छा अध्ययन करना है और रीजनिंग को हमेशा पहली प्रायोरिटी देनी है। अब आपका जो टाइम टेबल है वो कैसे होना चाहिए उसका भी जो है मैं वो यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, समय विभाग चक्र आपका जो है वो कैसे होना चाहिए। समय विभाग चक्र, जिसको अंग्रेजी में टाइम टेबल बोला जाता है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए नया शब्द हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। समय विभाग चक्र कैसे हो, आपको एक फॉर्मूला अपनाना है जो कि मैं हमेशा ऑफलाइन स्टूडेंट्स को कहता हूँ, 2+2+2+2 बराबर 8। 8 घंटे तो आपको मिनिमम पढ़ने ही है। मुझे पता है कि एसटीसी करने वाला लगभग 80% स्टूडेंट कोचिंग जाता ही जाता है ऑफलाइन, है ना, उसके अलावा आपको इतना ही टाइम मिलता है। जो कोचिंग नहीं जाते हैं वो इनमें से एक एक घंटा और बढ़ा लेवे, है ना, 3-3-3 कर लेवे। अब आपको 2 घंटे तो जब आप कोचिंग करके शाम के वक्त वापस जाते हैं तब आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, शिक्षण अभिरुचि पढ़नी है। अब आप खाना खाने के बाद 8 बजे के बाद शाम को आपको जीके लेके बैठना है, जीके पढ़ना है बढ़िया तरीके से शाम को 8 से 10 तक। फिर रात को 10 से 12 तक आपको रीजनिंग मिलानी है ना। रीजनिंग क्यों मिलानी है, क्योंकि जब आप रीजनिंग मिलाओगे तो आपको शाम के वक्त नींद नहीं आएगी, इसलिए रीजनिंग का समय हमेशा शाम को 10 बजे के बाद रखिए। जब तक नींद नहीं आती है तब तक रीजनिंग पे वर्क करते रहें और सुबह आप जब भी जल्दी उठते हो 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, तब 2 घंटे आप सुबह के वक्त भाषा को पढ़ लीजिए, लैंग्वेज को पढ़ लीजिए, दोनों भाषाएं पढ़ लीजिए। इस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सेट करिए और 35 दिन तक हम ऐसी मेहनत करते हैं तो ये 8 घंटे हैं। कितने घंटे? 8। और लगभग इसको मल्टीपल करते हैं 35 से तो लगभग 300 के आसपास घंटे होते हैं। कितने? 300 के आसपास घंटे होते हैं। और 300 घंटे हम अगर एक टक पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई भी 400 से प्लस होने से रोक नहीं सकता है। इस प्रकार की रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। इस प्रकार का अगर आपका टाइम टेबल नहीं चल रहा है तो फिर बहुत ही घातक स्थितियां रह सकती हैं। इसलिए अपने आप में इम्प्रूव करिए, अपने आप को बढ़िया तरीके से अपने लेवल को, स्तर को बढ़ाइए। इस टाइम टेबल का आप अच्छे से जो उपयोग कर सकते हैं। रीजनिंग पे बहुत अच्छा वर्क करना है क्योंकि रीजनिंग में आप आराम से 40 प्लस कर सकते हैं। देखो शिक्षण अभिरुचि एक अप्लाइड सब्जेक्ट है जिसका कोई भरोसा नहीं है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपने शिक्षण अभिरुचि को बढ़िया तरीके से पढ़ाया तो वो आपको 40 से 42 प्रश्न आराम से करवा देगी। निराश नहीं करना होगा, है ना, निराश वो आपको नहीं करेगी। लेकिन रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 49 तो क्या 50 भी प्रश्न कर सकते हैं। एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा जो हमारा पाठ्यक्रम का बिंदु है जिसमें आप 50 से ज़्यादा भी प्रश्न सही कर सकते हैं। इसलिए आपको रीजनिंग बढ़िया तरीके से तैयार करनी। जीके में जो मैंने चीज़ें बताई है वही आपको वापस पढ़नी है और
जो चीज़ें थी उसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको मैं वापस कह दूँ कि यहाँ से हमने शुरू किया था, ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं कि ये आपको राजस्थान की कला संस्कृति में पढ़ना है, ये आपको राजस्थान के भूगोल में पढ़ना है, ये राजस्थान के इतिहास में पढ़ना है, ये आपको राजस्थान ये आपको शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना है, जो मेजर चैप्टर मैंने बताए हैं, और आपको ये हिंदी में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरी बात आप मान लीजिए, गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। इसमें आप ये हिंदी की बात हो गई, और रीजनिंग में तो आपको सारा पाठ्यक्रम पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ, काफ़ी कुछ बातें करी हैं। आपका फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर करिए, मैं हर संभव उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और जाते-जाते एक बात और भी देता हूँ आपको कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। मैं देखूँगा कि आप इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं, कितना पसंद करते हैं, जिसकी बदौलत अगले वीडियो के लिए भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं किसी एक और इसी प्रकार की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों।